ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन इन क्लास 9 बैच। हम लोगों का रोमन नंबर अब कितना होगा एक बार बताओ? रोमन 4 होगा। रोमन 1 में क्या लिखा हुआ है? प्रेम बस पढ़ के बता दो रोमन 1 में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मतलब रोमन 1 में हम ऐसा पढ़ाए होंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दुनिया में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट है? मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड भी कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड हो रहा है। पहले हमको बोलने दो, बीच में चिल्ला के नहीं बोलो, हमको बोलने दो, क्योंकि फिर कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं। मास के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, पर किस तरह से डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली? पहले लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। ठीक, जब हमको पूछना होगा तो हम अपने बोलेंगे, बोलो पहले लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। दो बॉडीज का मास तुमने लिया 50 आया, मास इंटू किए, ये 10 किलो 5 किलो इंटू किए तो कितना हो गया? 50। 10 किलो और 5 किलो इंटू किए तो कितना हो गया? 50। ठीक है, फोर्स कुछ लगा होगा। अगली बार 10 किलो और 5 किलो नहीं लेके 10 किलो और 7 किलो ले लिए तो 70 आ गया। तो इस बार का प्रोडक्ट आया 70 और पिछली बार का प्रोडक्ट आया था 50। क्योंकि इस बार का प्रोडक्ट 70 है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बढ़ गया है, तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इस बार ज्यादा ही लग रहा होगा। फिर एक और करते हैं। 10 और 5 था, 10 और 7 था, इस बार 10 किलो और 8 किलो है, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 80 किलो हो गया। क्योंकि इस बार का प्रोडक्ट और बढ़ चुका है, 80 हो चुका है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में ज्यादा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, इससे ये अर्थ निकला कि दो हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा, और दो भारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचते होंगे आपस में, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उनके मासेस पे ही डिपेंड करता है, उनके मासेस पे ही डिपेंड करता है। जिस तरह से, क्योंकि हम ही आपको फिजिक्स पढ़ाए हैं, मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू mv था। हम नहीं पढ़ाते थे कि 10 किलो का साइकिल 100 मीटर पर सेकंड से आके तुमको ठोका, तुमको उतना चोट नहीं लगेगा। पर एक तो ट्रक अगर आके ठोकेगा ना बाबू, एक ट्रक अगर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चोट ठोक रहा है ना बाबू, तो तुमको बड़ी चोट लगेगा। क्योंकि इज इट मास, इज इट वेलोसिटी? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम ये क्यों बीच में घुसेड़ दिए ये पढ़ाते पढ़ाते? हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मास बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था ना। एकदम सब लोग समझ रहे कि हाँ, ट्रकवा आके अगर सटी हो जाएगा ना तो बड़ी जोर चोट लगेगा, लेकिन अगर साइकिल आके सटे नहीं, ठोक के भी चल जाए तो उतना चोट नहीं लगता है। ऑल्दो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ऑल्दो उसकी वेलोसिटी, लेकिन क्योंकि साइकिल की मास, अपनी मास बहुत कम है, तो द प्रोडक्ट कहां बहुत बहुत बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है, इट इज जस्ट 1000, पर इसमें इतना छोटा वेलोसिटी है, पर इतना वजनवे है कि इंटू करने से इट इज जस्ट इट इज 10,000। ठीक, तो हड़बड़ाना नहीं, पहले हमको बोलने देना, पूरा बात मेरा खत्म हो जाए पहले। तो हम वो पढ़ाते पढ़ाते इधर आपको ले आए टहलाते टहलाते, ताकि आपको समझा सके कि मास का अपना बहुत बड़ा रोल है, मास का अपना बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मोमेंटम पढ़ते समय सिर्फ मास का ही रोल था कि साथ ही साथ वेलोसिटी का भी कुछ रोल तो है ही? 10 किलो का साइकिल है, लेकिन मान लीजिए वो रजनीकांत चला के ला रहा है 10,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब इंटू करो तो कितना होगा? 10,000 इंटू 10 1 लाख हो जाएगा। 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 1,000 इंटू 10 10 से 1000 रह गया। तो अब ट्रकवा भले मारा है, छोटवा ज्यादा तुमको साइकिल से लग जाएगा। तो मैं अभी जब ये पढ़ा रहा था तो मैं ज्यादा जोर किस बात पे दिया? मास वाले फैक्टर पे जोर दे रहा था कि मास का बहुत बड़ा रोल है मोमेंटम निकालने में। मास वेरी स्मॉल, तो वेलोसिटी ज्यादा भी रह जाए तो इंपैक्ट ट्रक से ज्यादा होगा, साइकिल से नहीं होगा, क्योंकि ट्रक का वजन ही इतना है कि भले वो ना के बराबर रेंगता रेंगता भी आके तुमको ठोक देगा ना तो बहुत चोट लगेगा। फिर हमने अगली बार क्या पढ़ाने की कोशिश की? वेलोसिटी का इंपैक्ट दिखाना चाह रहे थे आप। किसका इंपैक्ट दिखाना चाह रहे थे? तो हम 10,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, साइकिल बोल दिया। हालांकि बहुत हल्का है साइकिल, लेकिन 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख। 1 लाख kg मीटर पर सेकंड के मोमेंटम से साइकिल मारेगा, और ये कितना हो रहा था इंटू होके? इट वॉज जस्ट 10,000। तो चोट इस बार ट्रक से लगा कि इस बार तो साइकिल से चोट लग गया हमको। तो अब समझ आया? तो क्या यहाँ पे इज इट और भी तो कुछ छूटा हुआ है ना? पहले की बात नहीं करे, कल की क्लास छूटी है ना तुम्हारी? अच्छा, इधर रिसेंट में बस सर्कल छूटा हुआ है। ठीक है, देख लो।
ओके, तो हम बोलना वही चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ मास फैक्टर है, कि जिस तरह से यहां सिर्फ मास फैक्टर नहीं था, साथ ही साथ कौन था फैक्टर, वेलोसिटी फैक्टर था, तो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी एक फैक्टर पे निर्भर करता है। वो फैक्टर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स का स्क्वायर पे भी निर्भर करता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स का स्क्वायर पे भी निर्भर करता है। तो दोनों चीजों पे निर्भर करता है। तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? m1 m2 बाई आर स्क्वायर बना। m1 m2 बाई आर स्क्वायर बना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो k लगेगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो जैसे फार्मा जब पढ़ाए थे तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma था, तो फिर यहाँ पे भी तो k ma लगता था, पर वहां पे साइंटिस्ट लोगों ने k की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी? 1 कैलकुलेट थी, तो F इक्वल टू ma बना था। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। याद करो, हम हमेशा पढ़ाते थे कि नंबर ऑफ आवर्स जो है तुम्हारा बढ़ाते हो तो रिजल्टवा 3 गुना होता है, पर अमृत के केस में क्या था? रिजल्टवा आधा गुना हो जाता था। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। फार्मा पढ़ते समय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? 1 था। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू एक बड़ी खास वैल्यू है। वो बड़ी खास वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। पर इतना बोलने में मुंह बड़ी दुखता है तो हम लोग उसको जी बोल देते हैं। कॉन्सेप्चुअली पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा बाबू तो पहले के ही आता है। कॉन्सेप्चुअली, ये फिजिक्स कहता है ये बात कि कॉन्सेप्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो के ही आएगा। के की वैल्यू 1 है इस केस में और के की वैल्यू इस केस में 6.67 इंटू 10⁻11 है। उसको मुंह खर्चा ना हो इसलिए उसको जी बोल देते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली पहले के फिर जी, कि आप ट्यूशन गलत पढ़ा रहे, के लिख के काहे पढ़ा रहे हैं? कॉन्सेप्चुअली पहले के और फिर के की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 जिसको जी कह देते हैं। अब बताओ रोमन 2 क्या पढ़ाए थे प्रेम? थोड़ा जल्दी बोलो ना जी। अच्छा, जी का फॉर्मूला डिराइव हुआ था, याद आ गया। जी का फॉर्मूला डिराइव हुआ था। ये बैठे बैठे पान चबाते चबाते मुंह में, मतलब मुंह जबानी है, बोल दो, बोलो एफ आर स्क्वायर होगा। एफ आर स्क्वायर बाई नीचे आएगा m1 m2, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 होगा। ये भी मुंह जबानी तुम बोल दिए। अब बताओ फोर्स को नापोगे किस चीज में? न्यूटन में। फोर्स को नापोगे न्यूटन में, और वजन को किस में नापोगे? केजी में नापोगे वजन को। एंड अब रह गया आर, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स को किस में नापोगे? तो ऐसा यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे में केजी स्क्वायर। इसको कोई अगर ऐसा लिखा तो वो बच्चा भी सही है, और अगर कोई इसको ऐसा लिखा तो वो बच्चा भी सही है। ध्यान से देखिए, दोनों ही बच्चे सही है। जो मैं दोनों ब्लू रंग से लिख रहा हूं दोनों ही चीजें सही है। एक ये ब्लू रंग से लिखा मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखा मैंने, और एक मैंने ये लिखा न्यूटन माथा पे 2 और केजी का भी माथा पे 2। दोनों ही बच्चे सही हैं, -2 और 2 दोनों ही बच्चे। तो रोमन 2 में जी का फॉर्मूला निकालें, पर तुमको हम रटने बोले हैं जी का फॉर्मूला, कि आप नहीं रटने बोले हैं। रटने बोले हैं फर्स्ट फॉर्मूला। रटने क्या बोले हैं? फर्स्ट फॉर्मूला। ऑन द स्पॉट ये इधर जाएगा तो एफ आर स्क्वायर होगा। एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 विल बी जी। एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 इज जी। ये मत रटो, ऐसा यूनिट लेकिन याद रखना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब क्या करते हैं? अब हम लोग, एक कनेक्शन था, फोर्स का अपना फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, कौन है? और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी है। तो हमने बोला अगर बुर्ज खलीफा भी होगा ना जी, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी इज एक्चुअली दिस मच दूरी प्लस दिस दूरी। पर जो x है ना, कुछ ऐसा समझो कि एक समुंदर में 2 बूंद पानी डालोगे तो समुंदर प्लस 2 बूंद बोले कि समुद्रे रहेगा वो। हम लोग तो नॉर्मली किसी भी बिग क्वांटिटी में 1-2 बूंद पानी डालते हैं तो बिगे क्वांटिटी होता है कि बिग प्लस 2 बूंद हो जाता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स में लिखना तो हम लोग को बड़ा आर प्लस एक्स चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? बड़ा आर प्लस एक्स। पर ये एक्स कितना भी रहे ना, बुर्ज खलीफा भी रहेगा ना, तो उस दिन निकाले थे 30 मीटर आ रहा था कि 300 मीटर आ रहा था, शायद 30 मीटर या 300, चलो ना 500 आ रहा था, 700 मीटर आ रहा था, 800 मीटर आ रहा था। भैया 800 मीटर भी इसके सामने तो बहुत छोटा ही है, बिकॉज इट इज 6400 किलोमीटर। 6400 यानी ये 300 मीटर है, 400 है, चलो 800 है, चलो 900 है, चलो 1 किलोमीटर भी है, लेकिन 6400 किलोमीटर के सामने तो बहुत ही छोटा है। ओके, जी तो जी है पाजी, पर m1 क्या है पाजी? मास ऑफ अर्थ। और m2 क्या है पाजी? ओके, r
अच्छा, O फॉर ऑब्जेक्ट चाहे B फॉर बॉडी एक ही बात है। O फॉर ऑब्जेक्ट चाहे B फॉर बॉडी एक ही बात है। R प्लस एक्स इज नियरली इक्वल टू वॉट? R प्लस एक्स इज नियरली इक्वल टू R। R प्लस एक्स इज नियरली इक्वल टू, बाकी सभी चीजें अपने स्थान पे ही है। तो ये कौन से नजर से निकला? जैसे एक नजर से देखो तो बोतल टेबल पे है, अब यही बोतल को दूसरे नजर से देखोगे तो रूम में भी है। अब जो दूसरा नजर है वो न्यूटन चाचा जी के अनुसार F इज इक्वल टू ma भी तो होता है। लेकिन यहां पे क्या समझाया था कि कोई चीज को ड्रॉप किए 2 मीटर पर सेकंड से तो 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 9.8 बढ़ जाएगी, मतलब 11.8। अब उसकी रफ्तार 11.8 की, उसमें फिर 9.8 बढ़ जाएगी, मतलब 21.6। 1 सेकंड बाद 21.6 रहा कि फिर 9.8 बढ़ जाएगा। तो गिरता हुआ बॉडी जब गिर रहा है, चोट लगा। सबसे ज्यादा चोट लगता कब है? जब वो एकदम नीचे होता है। किसी ने बोला था हाथ हटा दिए तो मतलब जमीन को तोड़ देगा। बोलना ये चाह रहे हैं कि जब हाथ में गिरा तो सबसे आखिरी डेस्टिनेशन तो उसका हाथ था, तुम बोले हाथ हटा दिए तो जमीनवा उसका डेस्टिनेशन है, जमीनवा को तोड़ेगा। मेरा बोलने का सिर्फ अर्थ यह है कि यहां सबसे ज्यादा, कि यहां उससे थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी, उससे थोड़ा ज्यादा, यहां उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा चोट लगा। एंड व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, ऊपर जाके फाइनली 0 पहुंच जाता है। यहां के बच्चों को थोड़ा आसान मेरे लिए इसलिए हो जाता है पढ़ाना क्योंकि भाषा सुन रखे हैं आप लोग। हम जैसे ही बोले गिरा तो तुम समझ रहे हो कि यहां 0 था पर चोटवा सबसे ज्यादा यहां लगा। सो मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी है, और फेंकते समय मिनिमम है फाइनल वेलोसिटी, गिराते समय मैक्सिमम है फाइनल वेलोसिटी, और फेंकते समय मिनिमम है फाइनल वेलोसिटी। रटना पड़ रहा है कि नहीं? फेंके तो समझ आ गया कि घटते 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 0 पहुंच गया, और ये रट रहे हैं मैक्स मैन की भी बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा आ गया। तो रटना पड़ रहा है कि समझ आ जा रहा है। सो फार्मा में अगर A फॉर एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट की बात करें वही ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, वही एक्सेलरेट कर रहा है, पर किसके कारण कर रहा है? पेट्रोल डाले तो गाड़ी एक्सेलरेट किया उसका कि नहीं? पेट्रोलवा के कारण नहीं, जी के कारण कर रहा है। तो दूसरी नजर से ये भी फोर्स है, पर ये कौन सा वाला फोर्स है? न्यूटन चचा के अनुसार उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है और उस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है ये वो वाला फोर्स है। हाँ, अगर कोई भारी बॉल को फेंको ऊपर से नीचे और हल्का बॉल को फेंको तो दोनों में 9.8 ही बढ़ेगा हर वक्त, दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। वो रहेगा हल्का बॉल है भारी बॉल, हल्का बॉल और भारी बॉल कौन पहले पहुंचेगा नीचे? एयर रेजिस्टेंस को अगर हटा दो तो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेगा। एयर रेजिस्टेंस को अगर हटा दो तो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेगा। अगर एक ही रफ्तार से छोड़े हो तो एक ही मास से कोई मतलब नहीं, 9.8 ही बढ़ता है। ये तो बार बार बोले दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है तो उसका हर वक्त एक तो ढक्कन गिराओ, एक पेन गिराओ, दोनों एक के वक्त पे गिरा। देखो दोनों एक के वक्त पे गिरा, ऐसा नहीं कि ढक्कन वहां है, हल्का है तो लेट से पहुंचा। मास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बार बार बोल रहे हैं अगर एक ही रफ्तार से छोड़े होता, बार बार बोल रहे हैं अगर एक ही रफ्तार से छोड़े हो तो दोनों कितना कितना बढ़ रहा है? 9.8 ही ना बढ़ रहा है। अब तुम बेईमानी किए, एक का रफ्तार शुरू में 2 नहीं करके 200 रखे हो तो क्या एक रफ्तार पे गिरेगा? लेकिन अगर दोनों एक ही रफ्तार से छोड़े हो तो एक ही वक्त पे पहुंचेगा दोनों। एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस वन। तो बोलिए दोनों ही फोर्स है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? mg इज gme mb by r स्क्वायर मिला कि नहीं? अब ये जो छोटा m है इधर पे LHS में, वो छोटा m कौन है? अर्थ है कि mb बॉडी है। काटने के बाद तुम किसका फॉर्मूला लाने में सफल हो गए? gm by r स्क्वायर, 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 gm by r स्क्वायर। बोले ना ये बात? gm by, तुम आज क्लास नहीं करोगे ना? सुबह नहीं, हमको मैसेज करके पूछोगे पहले, ऐसे सुबह मत आ जाना। gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर, gm by। अब मेरे को बताओ, तुम्हें पृथ्वी की आर तो पता है ना? ऐसे लिख दिए 6.67 into 10 to the power, ये तो रट ही लिए हो। सिर्फ पृथ्वी का वजन हमको याद नहीं था, पर याद अब हो गया
उस दिन अमृत गूगल से देखकर बताया था, ठीक है। तो क्या था वजन? 6 × 10 पर। एक स्टेप और करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपका क्या करना है बताओ? 1000 से गुना करिएगा तब ना मीटर, क्योंकि दुनिया में ऐसा यूनिट किलोमीटर थोड़ी है जी। ऐसा यूनिट क्या है जी? अब ये काट कूट के 9.8 आया। तो आप लोगों ने अपने ट्यूशन कॉपी में यही आखिरी कल लिखा था ना, इसके आगे ये 2 लाइंस जोड़ो बस। और जो मैं ब्लैक से लिखा हूं ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करना। नहीं समझे बात? नेक्स्ट स्टेप में करना, फिर 9.8 आएगा। 1000 2 बार होगा मतलब? तो हम तो ब्रैकेट के अंदर घुस के लिख रहे हैं। ऐसे भी तुम बोल ही रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर लिखना नेक्स्ट स्टेप में। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, तो बोल ही रहे हैं। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 1000 है। ये तो हम बोल ही रहे हैं तब से कि 1000 कहाँ है, ये ब्रैकेट के अंदर है। नेक्स्ट स्टेप में लिखना मतलब ब्रैकेट के अंदर ही तो बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखना। यही होता है ना वैल्यू। ये तो रटा ही हुआ आपको 6.67 × 10⁻11 रटा हुआ है ना। 6.67 × 10⁻11 तो रटा ही हुआ है, ठीक। परीक्षा में कभी भी नहीं देखेगा कि तुम काट के ईमानदारी से लाए हो कि नहीं। याद कर लो 9.8 होता है, ठीक। काटिएगा, बैठ के काटिए, चलिए। ये रट लो 9.8 होता है। तो ऑफिशियली कितने फॉर्मूलाज पढ़ा तुमने? ऑफिशियली GM/R², 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 GM/R² ये पढ़ा, और ये तो फर्स्ट डे से पढ़ी रहे। तो रोमन नंबर और कुछ मिस हुआ कि अब नया रोमन नंबर में आ जाए, ठीक। लास्ट लाइन लिख लिए ना? Okay, now give the next Roman number. Give the next Roman number 4. बड़ा जी और छोटा जी में क्या अंतर है? बड़ा जी और छोटा जी में क्या अंतर है? पहला अंतर तो ये है, इंग्लिश नहीं लिखा रहे हैं, फिर बोलते हो, हमको बोलने दो ना। इंग्लिश नहीं लिखा रहे हैं, बस समझा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश तो आपको प्रिंटेड नोट्स में लिखा ही हुआ है। पहला अंतर यह है कि इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। दूसरा पहला अंतर यह है कि इसकी वैल्यू 9.8 होती है। पहला अंतर यही है। ऐसा यूनिट के साथ लिखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दूसरा अंतर, जी जो है ना छोटा वाला, वो एक एक्सीलरेशन है। वो एक एक्सीलरेशन है। बोलो हाँ समझ रहे हैं आप, तो खुद ही बताए हैं 10 बार कि ma लिखो पहले, f इक्वल टू क्या लिखो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, mg कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, अमृत अब से तुम यहाँ बैठोगे, हमको यहाँ बहुत कष्ट होता है इसलिए, और ध्रुव भी अगर बैठोगे इधर, और हाँ ध्रुव अग्रवाल भी इसी तरह बैठोगे, और वैभव जैन भी इस तरह बैठोगे। बहुत कष्ट होता है हमको पढ़ाने में। आ जाओ इधर तीनों, बहुत कष्ट होता है हमको।
और आगे मत बोलना कि हमको जगह वापस कर दीजिए, पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा। अब यहीं से समझ आएगा कि उस जगह का भी तुम कौन सा महत्व उठाते हो। आ जाओ इधर आ जाओ, कोई एक प्लेस फिक्स कर लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी उस प्लेस में। एक दिन तुमको हम यहाँ खड़ा करवाते हैं, बोलते हैं एक पन्ना रीडिंग मारो और हम वहाँ गप्पे आते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ बोलने वाला को जब उधर का गप्पे आते हुए लोग दिखता है तो कैसा महसूस होता है। हम बोले जा रहे हैं, उधर बोले जा रहे हो तुम। चलो आ जाओ इधर, जल्दी आ जाओ, एक प्लेस फिक्स कर लो। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, ये तो तुम समझ ही चुके हो कि ए के जगह ही ना आप जी लिखते हैं सर। स्मॉल ए के जगह ही आप स्मॉल जी लिखते हैं, स्मॉल ए के जगह स्मॉल जी लिखते हैं। तो जो स्मॉल जी है वो मास है, फोर्स है, क्या है? वो एक तरह का एक्सीलरेशन है, वो एक तरह का एक्सीलरेशन है। एक मिनट रुकिए, आलोक तुम्हारे बगल में कौन बैठता है? तो ये तो तुमको ये बोले जा रहे हैं, सुन भी नहीं कर तो लो जरा लिखो नोट्स और जाओ घर। किसके लिए समझाते हैं इतना? हम तो रटवा देते हैं, हाँ इट इज एक्सीलरेशन, 2 1 2 2 2 4 रट लो। समझा रहे समझो। तो ये हम हमेशा बोलते हैं कि ए क्या है, जी है, मतलब एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन इज ड्यू टू। तो स्मॉल जी एक तरह का मास है, पहले बोलने दिया करो, पढ़ाने का ट्यूनिंग समझो। एक तरह का मास है कि एक तरह का फोर्स है कि एक तरह का एक्सीलरेशन है स्मॉल जी। तब ऐसे सुनोगे, बोलने का मौका दोगे तो आवाज मेरी जाएगी कान तक। अब जाने दे नहीं देते हो तुम लोग। तो स्मॉल जी एक तरह का क्या है, एक्सीलरेशन है। तो इससे आप सहमत है? यस इट इज एन एक्सीलरेशन। अब जरा इधर आओ, हम लोग क्या पढ़े थे? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे स्टूडेंट्स। अगर दो बॉडीज में से दोनों का वजन 1 किलो हो, दोनों का वजन 1 किलो हो और दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो, दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो, तो तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? F इज इक्वल टू जी, मतलब बड़ा जी ना एक तरह का फोर्स है, बड़ा जी एक तरह का फोर्स है। ये आपको साइड में जरूर नोट करना चाहिए, जहां आप लिख रहे हो बगल में ये जरूर नोट करना चाहिए। ऊपर वाला नहीं करेंगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि यू पीपल नो इट वेरी वेल कि स्मॉल जी एक तरह का क्या है, पर बिग जी एक तरह का क्या है, फोर्स है। सर ये 1 1 क्यों डाले? ये हम लोगों ने खुद से पुट किया कि अगर दोनों बॉडी 1 1 किलो का हो, कितना का हो, 1 1 किलो का हो, दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो, तो तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? मतलब बड़ा जी क्या है, एक तरह का। लेकिन यहां लिखेंगे कैसे, सुनिए। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कैसा वाला? ऑफ नहीं, क्या लिखे हैं देखो, समझे मेरी बात को। जी बड़ा वाला एक तरह का फोर्स तो हुआ, पर कब हुआ वो एक तरह का फोर्स? टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। नहीं समझे बात को? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखे हम लोग? यूनिट रखे। अब मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह जा रहा है तो बोलो सर आपका पढ़ाई नहीं समझ में आता। लेकिन अगर हमको बोलने ही नहीं दोगे, तुम सुनोगे ही नहीं, तो हम कैसे समझाएंगे आपको? मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, बड़ा F इज इक्वल टू बड़ा G आया, बहुत खुश हो गए तुम कि हाँ बिग जी इज अ टाइप ऑफ फोर्स, बिग जी इज अ टाइप ऑफ, तुम खुश हो गए कि बिग जी इज अ टाइप ऑफ फोर्स। लेकिन कब आया बिग जी इज अ टाइप ऑफ फोर्स? कब आया बताओ? जब 1 1 किलो डाले और 1 1, तो लिखना होगा इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय। ठीक। तीसरा ये साइड वाला आपको नोट कर लेना चाहिए। एक बात बताओ, तुम पृथ्वी में हो, गड्ढा कोड़ के अंदर जाते जा रहे हो, तो तुम जितना सेंटर की ओर जाओगे गड्ढा कोड़ के, तुम तो खुद ही जा रहे हो सेंटर की तरफ। तो पृथ्वी तुम्हें आकर्षित और भी ज्यादा करेगा कि अब पृथ्वी काहे का आकर्षित करेगा? हम तो खुद ही सेंटर की ओर जा रहे हैं। आराम से सोचिएगा, मैं जब पूछूंगा तब जवाब देना। तुम गड्ढा कोड़ के अगर पृथ्वी के अंदर घुसते जा रहे हो, सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो पृथ्वी तुम्हें और भी ज्यादा ताकत से खींचेगा अपनी ओर कि अब काहे का खींचेगा? हम तो खुद ही पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं। दोनों ऑप्शन दिया, यू थिंक ओवर इट, दोनों ऑप्शन मैंने दिया। मेरा इस प्रश्न के पीछे राज क्या है? हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि छोटका जी हमेशा 9.8 रहता है कि एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर घट जाता है या बढ़ जाता है? मेरा मकसद ये है। टेक योर टाइम, 1 मिनट का पूरा वक्त दे रहे, सोचिएगा। प्रश्न क्या है कि गड्ढा कोड़ के
गड्ढा कोड़ के तुम पृथ्वी के अंदर घुसते जा रहे हो। हम अभी आंसर नहीं पूछे, हम सोचने का टाइम दिया आपको। गड्ढा कोड़ के आप घुसते जा रहे हैं, तो क्या वक्त बीतेगा जैसे जैसे पृथ्वी तुम्हें और भी अपनी ओर आकर्षित करेगा कि पृथ्वी और आकर्षित अब नहीं करेगा? ये मेरा प्रश्न है, आपसे हम आंसर नहीं पूछ रहे अभी। अब हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं ये बोल के कि धीरे धीरे 9.8 चेंज होगा कि नहीं। दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए 9.8 ही रहता है, स्मॉल जी कभी नहीं बदलता है। ये मेरा मकसद है, ठीक है? सोच लिया? चलो अब आंसर दीजिए आप भैया, आपको क्या लगता है? नहीं बढ़ेगा। जब पृथ्वी के छेद के अंदर तुम जाओगे सेंटर की तरफ, तो पृथ्वी तुमको अब औकाते नहीं देगा। ये दुनिया का नियम है, किसी के पास जाइएगा ना तो आपको इज्जत देना बंद कर देता है। आप हमसे वीडियो क्लास रोज मांगिएगा, हम आपको इज्जत नहीं देते हैं। अब आप 2 दिन नहीं आइए, आप ये वीडियो क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप संकल्प तुम क्यों नहीं आ रहे वीडियो क्लास में? इज्जत बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? भावना समझे? ये सब बकवास क्यों करते हैं? बातें याद रह जाए कि हाँ आपने ठीक बोला। किसी के करीब जाओगे तो तुमको इज्जत नहीं देता है, वो तुमको नहीं बुलाता अपने पास, वो चाहता है इग्नोर मारता है, भगाता है तुमको। हर कुछ अर्थ तक आया तो 9.8। अब हम बोले अर्थ को भी गड्ढा कोड़ के जा रहे हो। हाँ सर ये बात नहीं बताया था उसने। तो सतह पे मैक्सिमम हुआ ना, तो वही तो बोले जैसे जैसे नीचे जाओगे 9.8 और घट जाता है। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हो सेंटर की ओर जाते हो 9.8 और घट जाता है। ये तो हम भी यही बात बोल रहे हैं, ठीक? आगे आ रहे हैं, पहले एक वो बात तो क्लियर कर दे कि गड्ढा कोड़कर जा रहे हो तब, ठीक? अब मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के सतह को छोड़कर तुम चले गए माउंट एवरेस्ट पे, और उससे ऊंचा चले गए, और उससे चला गया ऊंचा। इस बार हम गड्ढा कोड़ के नहीं बोले, बोले सतह को छोड़कर ऊपर जा रहे हो। अब क्या होगा? अभी भी घटेगा, अभी भी घटेगा। सतह को छोड़कर तुम चले गए 10 तल्ला बिल्डिंग में, 20 तल्ला बिल्डिंग पे, 40 तल्ला बिल्डिंग पे, माउंट एवरेस्ट पे चले गए, अभी भी घटेगा। यही बात ना संकल्प बोला कि इट इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सतह पे रहोगे तो 9.8, सतह से भीतरे गड्ढा कोड़ के जाओ, 9.8 घटते घटते 9.7 हो जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचते पहुंचते। और सतह से ऊपर जा रहे हो तो भी घटेगा। अब हमने इसको याद रखने का तरीका बस बताया, इसको एकदम भावना मतलब पकड़ मत लो। तरीका ये बताया कि किसी के पास जाओगे तो तुमको इज्जत देना वो बंद कर देता है। ये बस हमने समझाने के लिए बोला है। तुम अर्थ का सेंटर की ओर जा रहे हो तो अर्थवा तुमको और इज्जत नहीं देगा, घटने लग जाएगा और आकर्षित नहीं करेगा। और दूसरा मैंने बोला सतह छोड़कर ऊपर जाओगे तो एक बात बताओ, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति तुम पे रहेगा कि तुम दूर जा रहे हो तो अब आकर्षित कर ही नहीं पाएगा पृथ्वी। ये सब बस हम समझाने के लिए बोलते हैं, सब एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। सर आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि ऊपर जाने से क्यों घटता है, तो इसका हम कारण बता रहे हैं। इफ यू आर लीविंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो एकदम स्पेस पे चले गए, स्पेस पे नहीं गए मतलब कुछ किलोमीटर चले गए, उसके बाद पृथ्वी की आकर्षण बनेगी क्या उस पे? कि वो ऑब्जेक्ट पे तो आकर्षण रहेगा ही नहीं उस ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी का। सो कैन यू रिमेंबर दिस नाउ कि अब आपका बात समझ रहे कि सतह छोड़कर अगर ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी का उसको खींचने का ताकत ऐसे भी कम हो जाता है, दोनों में कम हो रहा है। यस पहले एक बात क्लियर कर लेना, एक क्लियर नहीं हुआ तुम दूसरा पूछ ले रहे हो, पहले इतना तो क्लियर कर ले। पहले हम सेंटर पूछे तो तुम सतह पूछ लिए, पहले ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं वो तो बात कर ले। पहले दोनों क्लियर है? कैसे याद रखोगे? बोलो जैसे जैसे पृथ्वी के सेंटर की ओर जा रहे, किसी के करीब जा रहे तो आपने क्या बोला? किसी के पास जाओगे ना तो इज्जत नहीं देता है, रोज रोज जाओगे तो इज्जत देना बंद कर देता है। वीडियो क्लास में रोज रोज आते तो आप लोग हम लोग को इज्जत नहीं देते हैं। 4 दिन नहीं आते तो उल्टा आप ही पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए वीडियो क्लास में, संकल्प तुम क्यों नहीं आ रहे हो? कैन यू रिमेंबर दिस? सेकेंड मैंने बोला पृथ्वी का सतह छोड़कर तुम माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति रह पाएगा कि? आकर्षण शक्ति तो कम हो गया पृथ्वी का। आई होप यू पीपल आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड। मेरा एग्जाम्पल हमेशा देहाती वाला ही रहता है, पर यही बातें याद रह जाती है कि सतह छोड़कर अगर ऊपर जा रहे हैं, सतह छोड़कर माउंट एवरेस्ट तक चले गए तो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति बना रहेगा कि आकर्षण शक्ति अब कम हो गया? ओके तो यहां पे मैंने अभी खत्म नहीं किया मक्कड़, बोला थर्ड पॉइंट कि इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वो तो प्रिंटेड नोट्स में मिलेगा कि इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड एज वी गो डाउन द अर्थ
इट डिक्रीजेस, एज वी गो अप द अर्थ इट अगेन डिक्रीजेस। दोनों ही केस में डिक्रीज होता है। अब क्या कर रहे हैं, सतह पे नहीं जा रहे हैं, अब पृथ्वी में रहना है, जमीने में रहना है। कहां रहना है? जमीने में रहना है। पर तुम चले जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। मतलब एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया में आदमी खड़ा है तो जमीने में ना है, और रांची में भी आदमी जमीने में, तो ऑस्ट्रेलिया किधर है? बोलो मोटा मोटी इधर है सर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और इंडिया किधर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है ना, रांची से पार होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पता है ना। तो यहां ऑस्ट्रेलिया, यहां की यहां, अच्छा ठीक है, यहां ऑस्ट्रेलिया, यहां इंडिया। मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोनों ऑस्ट्रेलिया पे जो इंसान है वो भी जमीने पे है, और रांची में जो इंसान है वो भी जमीने पे है। अब दोनों इंसान जमीन पे है। हम नहीं बोल रहे कोई इंसान ऊंचा है रांची का माउंट एवरेस्ट पे, मतलब मोराबादी मैदान, पहाड़ी मंदिर पे, हम ये सब नहीं बोल रहे, हम बोल रहे दोनों ही जमीनों पे। सो व्हाट आई वांट टू से, यहां पे ऊंचा है कि नीचा है वो फैक्टर पे काम करवा रहे हैं आप, कि हाउ मच अवे फ्रॉम द इक्वेटर है इस पे काम करवा रहे हैं आप, इस पे काम करवा रहे हैं। तो आंसर नहीं बोल रहे हैं, पहले समझ गए कि अभी क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला जमीन पे मत रहो, गड्ढा खोद के ड्रिल मार के सेंटर पे घुसो। फिर मैंने क्या बोला, सतह छोड़ के ऊपर जाओ। अब मैं थर्ड क्या बोल रहा हूं, तुम सतह पे ही रहो, तुम रांची में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो। यहां कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? हाउ मच अवे फ्रॉम द इक्वेटर यू आर, हाउ मच अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज। तो बोलिए, एज यू मूव अवे टुवर्ड्स द पोल जी विल डिक्रीज, जी विल डिक्रीज। एकदम क्लियर? ठीक, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे किसी दोस्त ने इक्वेटर से चीनी खरीदा, शुगर, वेरी फेमस क्वेश्चन ये, शुगर खरीदा, शुगर का कुछ वेट था। वेट और मास अलग अलग चीजें हैं। वेट मास नहीं है पाजी, वेट mg है पाजी, और मास m है पाजी। मास इज m पर वेट इज नॉट m, वेट इज mg। मतलब मास गुना 9.8 उस बॉडी का वेट होगा इक्वेटर पे, और वही शुगर को ले जाके पोल्स पे बेच दिया उतना ही रुपया में। तो बोलो कम वेट बेचा कि ज्यादा वेट बेचा? पोल्स पे कम वेट बेचा। m यहां पे 2 किलो चीनी, तो वहां पे भी 2 किलो चीनी, लेकिन 2 गुना 9.8, वहां गुना 9.8 की गुना 9.8 से इतू से कम। बात समझ में आया? इक्वेटर में शुगर का वेट 2 kg इंटू 9.8, पर इक्वेटर पे 2 kg इंटू 9.8 की 9.8 से इतू सा कम, 9.8 से इतू सा कम। तो 1 मिनट के लिए हमको थोड़ा सा इधर पढ़ाना पड़ेगा आपको, 1 ही मिनट के लिए, कि वेट और मास में क्या अंतर है, बस 1 मिनट के लिए। मास क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। व्हाट इज वेट? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। हम पहले भी इस बैच को बोले हैं, तुम्हारे अंदर कितना ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, बोन्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वो वजन को तुम्हारा मास कहेंगे। पर वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स यू। वेट इज द, मतलब मास इज योर m, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, पर वेट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट इज m। तो तुम बोले कि सर अभी तो आप फोर्स बोल रहे थे। हाँ बाबू, फोर्स ही तो बोले, वेट इज अ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला फार्मा ma होता है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अब a तो भैया g है ना, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू, क्लियर? फिर से बोल रहे हैं, व्हाट इज मास? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ, बट व्हाट इज वेट? इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो बताओ, इक्वेटर पे शुगर खरीदा तुमने और पोल्स पे जाके उतना ही दाम पे बेचा, उतना ही दाम पे बेच दिया। तो यहां ज्यादा वेट खरीद के वहां कम वेट बेचे कि नहीं? वहां ज्यादा वेट बेच रहे हैं हम। सबसे ज्यादा जी कहां पे? तो mg का सबसे बड़ा आंसर कहां पे आएगा? सबसे कम g का वैल्यू कहां पे? पोल्स पे। तो mg का आंसर सबसे कम ना आएगा। ये तो लिख दिया g ऐसे तीर, तीर मतलब व्हाट? g तीर, तीर मतलब कब? और यहां पे g सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो मैंने 3 तरह की बात की। एक बात की सतह पे रहो, दूसरा बोला गड्ढा कोड़ के नीचे जाओ। तो जी क्या हो रहा है? घट रहा है। सतह छोड़ के ऊपर उड़ते जाओ, जी घट रहा है। फिर से गड्ढा कोड़ के नीचे घुसो, जी क्या हो रहा है? घट रहा है। सतह छोड़ के ऊपर उड़ो। अब हम बोले सतह पे ही रहो, पर कभी रहो रांची में, कभी रहो ऑस्ट्रेलिया में, कभी रहो अंटार्कटिका में। बोलो यहां पे कॉन्सेप्ट है पोल्स, सॉरी इक्वेटर से कितना दूर गए आप?
Maximum G is always at the equator, and as you go away from the equator, it decreases. As you go away, it तो फिर शुगर वाली बात पूछी कि यहां पे शुगर खरीदा तुमने, बेचा, तो शुगर बेचा मतलब क्या बेचा? mg बेच रहे हो. शुगर का वेट mg होगा ना, शुगर का मास m होगा पर वेट क्या होगा? यहां पे भी mg बेच रहे हो. यहां 2 किलो इंटू 9.8, यहां 2 किलो इंटू 9.8 की 9.8 से थोड़ा कम, 9.8 से थोड़ा सा कम. तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ. लेकिन हम पढ़ा क्या रहे थे उस पे वापस आइए. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक लाइन में बस लेके प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये रिटर्न नोट्स में आपको मिलेगा कि प्लेस टू प्लेस में भैया का बात है, का बात है. बोलो सतह पे सबसे ज्यादा, गड्ढा कोड़ के नीचे जाइए तो कम, ऊपर जाइए तो कम, इक्वेटर पे ज्यादा, इक्वेटर से दूर जाइए कम. तो बस अभी के लिए क्या लिखोगे? इट चेंजेस फ्रॉम. और इधर क्या लिखोगे? इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 ही होती है. पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 ही होती है. अब मेरे को एक बात बताओ, साइड में तुम लोग ये कॉपी कर लिए हो, साइड में फोटो कॉपी कर लेना ताकि तुमको समझ में आ जाएगा हम बोलना क्या चाह रहे थे. हु बहु कॉपी नहीं करना. तुमको भावना ये दे रहे थे कि इक्वेटर है भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है. साइड में कॉपी कर लीजिए. हाँ, अप टू अ सर्टन हाइट 9.8 है. एक हाइट के बाद घटने लग जाता है. नहीं समझे? ये बोल रहा है 10 तल्ला बिल्डिंग से भी गिरेगा या थ्रो करेंगे ऊपर तो 9.8 ही है. एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि उसके बाद 9.8 वो नहीं रह जाता है. बात समझ में आया? एक ऐसा मुकाम मतलब दूसरा तल्ला आ गए बिल्डिंग का दूसरा तल्ला पे आ गए तो जी 9.8 नहीं रहा सर, रहा, हम लोग 9.8 ही बोलते हैं. लेकिन लॉजिकल लेवल पे जाए ना तो ग्राउंड फ्लोर में 9.8 था, सेकंड फ्लोर में कुछ कम ही था. हाँ, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी भी तुम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही हो. लेकिन हाँ, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो एटमॉस्फेयर का होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सबसे जो ऊपर वाला लेयर की बात करें तो वहां पृथ्वी की आकर्षण उस ऑब्जेक्ट पे कम होगी. तुम्हारा क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन लगभग एक ही है. वो क्या बोला कि ऊपर फेंके तो 9.8 नहीं होगा. लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली ऊपर जैसे जैसे जा रहा है कुछ घटा ही होगा. लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग सारे क्वेश्चंस 9.8 से पढ़ा देते हैं क्योंकि असली मायने में परिवर्तन कब दिखता है? बोलो जब अच्छा खासा ऊपर पार कर जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर छोड़ के निकल लेते हैं हम लोग. जब एटमॉस्फेयर छोड़ के निकल लेते हैं. एरोप्लेन बोला कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है तो सबसे ज्यादा आकर्षण कहां होगा? तो सबसे ज्यादा आकर्षण सबसे नीचे होगा, ट्रोपोस्फेयर में. एरोप्लेन नीचे उड़ता है, धीरे धीरे एरोप्लेन ऊपर भी जाता है. तो सबसे ज्यादा आकर्षित उड़ता हुआ एरोप्लेन कब हो रहा होगा? जब वो ट्रोपोस्फेयर में होगा. ऊपर गया स्ट्रेटोस्फेयर में तो कुछ कम, और ऊपर गया तो आकर्षण एक्सोस्फेयर पे और कम, और ऊपर आइनोस्फेयर पे, और एकदम ऊपर चल गया. अब एकदम ऊपर के लिए कोई शब्द है कि इसी को आप समझाने के लिए स्पेस बोल देते हैं? कोई और शब्द तो है नहीं मेरे पास, तो उसको समझाने के लिए हम बोल दे रहे स्पेस. पर वो स्पेस में गया कि अभी बस उठा है थोड़ा ही ऊपर, एक्सोस्फेयर आइनोस्फेयर से भी ऊपर उठा है. तो अब क्या लग रहा है? आकर्षण है कि कम हो चुका है? और ऊपर गया, बोलो और कम, और ऊपर गया. लेकिन हाँ, इसका ये अर्थ नहीं है जो ये लड़का बोल रहा है वो लड़का बोल रहा है कि एकदम रिमार्केबल चेंज दिखेगा. ये अर्थ नहीं है कि 2 तल्ला पे अगर बॉल फेंके तो 9.8 से नहीं घट के 9.7 से घटेगा, ऐसा नहीं है. तुम्हारा बात बॉल फेंकने का था, हमने बॉल ड्रॉप करके समझाया कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे बॉल है उस पे आकर्षण 9.8 का है तो सेकेंड फ्लोर में भी 9.8 ही का है. पर थ्योरेटिकल बात करें तो सेकेंड फ्लोर में 9.8 से एकदम माइन्यूट कुछ कम हो चुका होगा. 10वां तल्ला से बॉल फेंकोगे तो 9.8 नहीं रहा होगा, कुछ कम हो चुका होगा. लेकिन इतना हम लोग प्रेसाइजली नहीं जाते हैं. हम लोग को ये मान लेते हैं कि पृथ्वी से जब अच्छा खासा एकदम एटमॉस्फेयर छोड़ के बाहर निकल जाएगा तब जाके पृथ्वी तो उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा. एटमॉस्फेयर छोड़ के निकल जाइएगा तो पृथ्वी आकर्षित करेगा कि? एटमॉस्फेयर छोड़ के जब आप निकल गए तो पृथ्वी कौन जी का आकर्षित करेगा? एक सिंपल सा बात है. मेरा चर्चा अपर बाजार में है, चलो मेरा चर्चा महावीर चौक तक होगा, मेरा चर्चा फिरालाल चौक तक होगा, मेरा चर्चा अल्बर्ट एक्का चौक तक होगा, पीपी कंपाउंड तक मेरा चर्चा होगा. उसके बाद तो मेरा चर्चा नहीं ना होगा.
अभी भी नहीं समझे? मेरा आकर्षण शक्ति पीपी कंपाउंड तक के स्टूडेंट्स को खींच के ले आता है, इधर हरमू रोड तक के स्टूडेंट्स को खींच के ले आता है, पर रिंग रोड के स्टूडेंट्स थोड़ी आएंगे मेरे यहाँ पढ़ने। अब समझे बात को? लेकिन ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, रांची का सब तरफ का स्टूडेंट आता है मेरे यहाँ पढ़ने, बोलने का तो वैसे ही बोलते हैं। अब काम की बात है, ओवर ऊपर से यही है, डिटेल में इधर पढ़ाए। ऊपर ऊपर से क्या है? सबसे पहला डिफरेंस क्या? स्मॉल जी इज हाउ मच? 9.8 into 9.8 only meter per second square. Big G is how much? What is big G? It is actually a force. It is actually a, पर वो F और के G के बराबर कब आया था बताओ? तब आया था ना, तभी आया था ना। नेक्स्ट, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, नेक्स्ट इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहीं नहीं इसका वैल्यू बदलता और इसका वैल्यू चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसका वैल्यू बदलता है। अब इसको हम ऐसे शॉर्ट में पढ़ा देंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, तो हम इसको सारा केस लेके समझाए। केस कौन कौन सा था? ड्रिल मार के गड्ढा कोड़ते चले जाओ, ड्रिल मार के गड्ढा कोड़ते चले जाओ। तो तुम जैसे जैसे गड्ढा कोड़ते जा रहे हो, सतह सेंटर की ओर जा रहे हो, वैसे वैसे जी घटते जा रहा है। फिर हमने बोला सतह से ऊपर उठो, ऊपर उठो मतलब सीधे सेकंड फ्लोर में मत चल जाओ, अच्छा खासा ऊपर उठो, तो जी का वैल्यू घटते जाएगा। नेक्स्ट हमने बोला कि सतह पे ही रहना, पर इक्वेटर से दूर रहो, इक्वेटर के बड़ा करीब रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, रांची में रहो। तो इसमें कौन सा फैक्टर? इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए, मास एंड वेट में क्या अंतर है? मास एंड वेट हो गया तो डिफरेंसेस। अब जो रह गया वो नोट्स पढ़ेंगे ना। हाँ, मास एंड वेट। आलोक, तुम्हारा पिछला क्लास मिस हुआ है, तुम अभी रुकोगे, घर पे फोन कर देना और पिछले क्लास की वीडियो देख कर ही जाना। घर पे कॉल कर देना, कोई आता है लेने तुमको? हाँ, तो कॉल करना कि हम पिछले क्लास एब्सेंट थे, इसलिए सर हमको रोक लिए हैं। अभी नहीं कॉल करो, आफ्टर द क्लास कॉल करना। तो मम्मी कहाँ है? तो तुम मैसेज करोगे, तुमको और संजय सिंघानिया को हम एक साथ कल बुला लेंगे, कल बुला लेंगे, कल। ठीक है? ठीक है ना? सुने। नेक्स्ट आइए मास और वेट में। इधर लिखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। और किसी का डे 1 मिस हुआ इस चैप्टर का? दो ही बच्चे का मिस हुआ था ना। लिखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। पहला लिखो, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। और उस तरफ क्या लिखोगे? वेट इज अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स। वेट मास है ही नहीं, वेट क्या है? फोर्स है। नहीं, उतना नहीं लिखना, सब नोट्स में मिलेगा। अब आगे उसी में लिखो, वेट क्या है भैया? फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ma होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? पर a एक्सेलरेशन इज ड्यू टू, सो एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। mg, ये उसी पॉइंट में छापिएगा। छाप लिए? फर्स्ट ही पॉइंट में तो चल रहा है। हाँ, फर्स्ट ही पॉइंट में तो चल रहा है। हाँ, मास इज m। चलो सेकेंड पॉइंट आइए, मास नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड पॉइंट, मास नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हिंदी में अर्थ हुआ कि 1 किलो चीनी पोल्स में भी 1 किलो का रहेगा और इक्वेटर में भी 1 किलो का रहेगा। मास नहीं बदलता है। मास नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हिस्ट्री नहीं दिखा रहे हैं, समझ के लिखिएगा तो कभी नहीं छूटेगा। मास नेवर चेंजेस फ्रॉम,
और इस तरफ लिखोगे, ध्यान से सुनना, सिंस वेट डिपेंड्स ऑन जी, सिंस वेट डिपेंड्स ऑन, सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। डिक्टेशन नहीं करा रहे, बतवा समझ में आ गया? क्या लिखना है? सिंस वेट डिपेंड्स ऑन, सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लिखो, सिंस वेट, सिंस वेट डिपेंड्स ऑन जी। छोटा जी। अरे गजब बात, कौन लड़का लड़की बोल रहा है जी? बड़ा जी नहीं समझ पा रहे हैं। सिंस वेट डिपेंड्स ऑन जी, स्मॉल है जी होना चाहिए। ऐसा देहाती जैसा बात कर रहे हो। बिग जी, बिग जी कैसे होगा? क्या जी प्रत्युष? वेट एम जी होता है कि एम बड़ा जी? हम कभी पढ़ाए आज तक एम बड़ा जी कि एम छोटा जी पढ़ाए? तो फुल स्टॉप। सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। आप लोग में से ज्यादातर लोग कोई भी सामान जब तौलाता है तो आप लोग सब्जी वाले के यहाँ ही तौलने का चीज देखे होंगे। बोलो नहीं, हम लोग का मोहल्ला में किराना दुकान है, वहां भी तौलते हुए देखे हैं। अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट आई वांट टू से, एक तराजू जैसा होता है, इधर बटखरा रखता है, इधर सामान। सब्जी वाली लोग सब्जी रखती है, चीनी, अगर मोहल्ला का चीनी चावल खरीदते हो तो चावल रखते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तराजू में कांटा होता है, वो कांटा इधर पॉइंट करता है तो भैया बटखरा ज्यादा है, और इधर पॉइंट करता है तो चीनी ज्यादा है, तो फिर वो निकालता है ना कलछुल से, चीनी निकाल के रख लेता है जब तक बीच में नहीं आता है। अगर इधर है तो वजन ज्यादा है, तो एक कंचुल चीनी लाके वो डालता है। अब चीनी ज्यादा हो जाता है, फिर थोड़ा निकालता है। हम लोग बोलते चलिए चलिए बस बस बस, उतना थोड़ा ज्यादा नहीं दे सकते आप, ऐसे भी बोलते हैं मोहल्ला का दुकान वालों से, बीच में आता है। इसको नापने के लिए बिम बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको नापने के लिए तो बोलो हाँ, हम लोग सब्जी खरीदते हैं तो बिम ही बैलेंस तो यूज करते हैं। हम लोग चीनी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं तो बिम ही बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब दुनिया एडवांस हो गया, अब हम लोग बिग बाजार से खरीदने लगे हैं, और वहाँ तराजू लेके से मुनीम जी खड़े रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अब दुनिया आ गया है, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया। पर फिर भी वो लोग मास ही बेच रहा है आपको, वेट नहीं बेच रहा। क्या बेच रहा है? लेकिन जो लोग अपर बाजार में रहते हैं, बॉय स्पेशली, और देखे हैं बोरा जब नापना होता है, जो मोटिया लोग 100-100 किलो का बोरा लेके ट्रक में चढ़ते हुए देखे हो? मोटिया लोग को 100 किलो का बोरा लेके ट्रक पे चढ़ते हुए देखे होंगे। गेहूं का होगा या चीनी का बोरा या आटा का बोरा, 100 किलो की बात कर रहे हैं, सीमेंट का भी, दाल का भी, कोई भी चीज का। तो आप देखते होंगे उतना भारी को उन लोग बहुत बड़ा तराजू में रख कर तौलता है। उस तराजू में भी कांटा ही लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे। वो तराजू दुकान के अंदर रहता है, वो दुकान के अंदर रहता है कि वो तराजू दुकान के ठीक बाहर रखता है, वो लोग दिखता है वो चीज। मैं उस तराजू की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तराजू तो वही वाला है जो सब्जी वाली लोग रखती है, बस बड़ा है, क्योंकि बोरा नापना है तो बड़ा रखता है। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ये बड़े बड़े दुकान जो होते हैं, जो बोरा तौलते हैं, उनके यहाँ एक ऐसे हुक जैसा कुछ ऊपर से टांग के रखता है। ध्यान से सुनना, ऐसे हुक जैसा कुछ होता है। बोरवा को उठा के हुक में खाली फंसा देता है। बोरवा को उठा के से हुक में, अगर नहीं फंसा तो बोरवा में रस्सी बांध देता है मुंह पे, और रस्सिया को फंसा देता है उस हुक में। ठीक ना? व्हाट आई वांट टू से, वो जो टंगा हुआ चीज है ना, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ऐसे खिंचाता है। सर इतना ताकत लगा रहे हैं आप? हाँ, वो है, इतना स्मूथ नहीं है कि फुस से खिंचा जाए, इतना स्मूथ भी नहीं होता है, वो बहुत टाइटली खिंचाता है। वो जैसे जैसे खिंचाता है, हम एग्जैक्ट ड्राइंग तो नहीं बना पा रहे हैं, ध्यान से बस ट्राई करो समझने का। ये जो है ऊपर सीलिंग में लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है? और ये जो हुक है, इस पे तुम बोरा फंसाओगे। यहां पे कोई चीज ऐसा है, ठीक है? अब भारी बोरा है तो ये जो रेक्टेंगुलर चीज को ऐसे टान के नीचे ला देगा। भारी बोरा इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को टान के, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया। अभी कैसा हो गया? मतलब स्प्रिंगवा भी तो टना के नीचे आ गया। अब बोरा भारी था, टान के ले आया, ज्यादा टान के लाया तो देखना यहाँ 100 था, 100 पे पहुंच गया, और टान के ले आया नीचे मान लो, तो ये 150 पे पहुंचा। 150, 100, 50, 40, 10 तो खैर नहीं रहता, लेकिन हम समझाने के लिए बस बोल रहे हैं। अब बताओ, एक हल्का सा मान लो वहां पे अन्वित को बस ऐसे झुला दिया, अन्वित झूल रहा है, ऐसे अन्वित झूल रहा है हवा में, प्रेम गया उसको ऐसे धक्का मारा तो ऐसे हो गया।
तो क्या लगता है ये अन्वित टान पाएगा कि अन्वित ले ले ऊपर चल जाएगा? मतलब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्या होगा? बोलो अन्वित तो उसको टान नहीं सका, अन्वितवा उल्टे ऊपरे चल गया, अन्वित उल्टे ऊपरे चल गया, अन्वित उल्टा चल गया, तो 10 किलो का है अन्वित। स्टूडेंट्स, ये जो नीचे टना रहा है और ऊपर जा रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो पूरा खींच के आएगा और कहां तक आएगा बताओ? खींच के आएगा कितना पे आएगा? 100 पे आके रुका होगा वो। तो ये जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है ना, तो इधर वाला बिम बैलेंस, इधर वाला स्प्रिंग बैलेंस, इधर वाला स्प्रिंग। एक सिंपल सा बात है, एक आम आदमी स्प्रिंग बैलेंस यूज करता है कि हम लोग सब्जी वाली को तो कभी देख भी नहीं किए हैं। तो तुम सब्जी वाली से ऐसे भी वेट थोड़ी खरीदते हो, उसे क्या खरीदते हो? मास खरीदते हो। क्या खरीदते हो? मास खरीदते हो। बातें आई समझ में कि नहीं आई? बिम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस शॉर्ट में लिखिए, अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा आपको। हाँ बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए। वो मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो सुधरवा देंगे। वो टाइपिंग हम ही करते हैं, गलती हो गया है, वो सुधार देंगे। चलिए फिलहाल के लिए नेक्स्ट आइए रोमन नंबर 6, रोमन 6, रोमन 6 होगा ना? जी ऑफ अर्थ एंड जी ऑफ मून, नहीं सन का नहीं, जी ऑफ अर्थ एंड जी ऑफ मून। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि जो जी है ना, जिस जगह का जी है वो उस जगह का एम और आर पर डिपेंड करता है? पृथ्वी का जी पृथ्वी के मास और पृथ्वी के रेडियस पर डिपेंड करेगा। कि मेरा सेंटेंस गलत है, मेरा सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, पृथ्वी में जी जो होगा वो कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर। कि काहे पगला रहे, कैपिटल जी पे कौन ची का निर्भर करेगा? वो तो पूरे ब्रह्मांड में 6.67 ही है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में 6.67 इंटू 10⁻11 है। तो पृथ्वी में जो जी है, ऐसे लिखिएगा, पहले ये फॉर्मूला लिखो, ठीक? अब इधर बोलो पृथ्वी में जो जी आएगा, 9.8 से रटा हुआ तो है, पर वो किस पे निर्भर कर रहा है ये बताओ? किसका मास और किसका रेडियस? और अर्थ का रेडियस। और चांद पे जो जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, लिखते जाइए। उस दिन अमृत ने गूगल देखा था और गूगल देखकर पृथ्वी का मास बताया था 6 × 10⁻24। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो यहां लिखिए 6 × 10⁻24 kg है। क्या चीज है? बोलो पृथ्वी का वजन। 6400 × 100 आप लोग तो समझ ही चुके हैं, 100 नहीं, कैपिटल आर याद हो गया ना? पृथ्वी का कैपिटल आर क्या है? 6400 किलोमीटर्स है।
6400 तो इंटू 1000 कर दे, मीटर बन जाएगा। ठीक, अब अमृत गूगल पे देखेगा और बताएगा चांद का मास कितना है। गूगल पे देखकर बताओ चांद का वजन। रटना नहीं है ये सब, इसलिए हमको भी नहीं रटा हुआ है। चांद का वजन हम ये नोट्स में क्यों नहीं दिए भाई, हम देख रहे हैं। चांद का तो नहीं दिए ना, एक मिनट रुको। हाँ मुखर्जी बोलो। हाँ अभी तो क्लास ले रहे हैं, कोई डाउट है तो फिर 7 सवा 7 के बाद पूछना, 7:15 के बाद कॉल करना, ठीक है। हाँ बोलो कितना है चांद का वजन केजी में? फिर से बोलो। 10 का पावर 22 ही है, ठीक है ना। भले 7 दशमलव है पर 10 का पावर तो 22 है ना। यहाँ 6 ही है पर 24 है, तो बड़ा तो वही है ना। पृथ्वी का वजन ही ना ज्यादा है। अब रेडियस देखो तो चांद का कितना दिया हुआ है, गूगल पे चेक करो। रेडियस ऑफ मून लिखो, पता चल जाएगा। एक बार फिर से बोलो 10, सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या, तो पढ़ो ना 1024, ऐसे पढ़ो 1737.4 को हटाओ, किलोमीटर है ना। चलो नोट करते जाओ। हजार से गुना कर दें, मीटर हो गया और होल स्क्वायर तो है ही। ये जी मून का और ये जी अर्थ का। Therefore जी अर्थ बाय जी मून जब किए तो बड़ा जी दोनों में है कैंसिल। इसका बड़ा एम क्या है और इसका 6400 इंटू 1000 का स्क्वायर, और इसका कितना था? रेडियस, उसी को 6400 बोला जाता है। ये तो हमको रटा हुआ है, उसी को राउंड फिगर में 6400 बोला जाता है। ये तो 6400 रट लो। अच्छा इसको भी राउंड फिगर में 1700 रट ले। ठीक है, रटना तो रट सकते हो 1700, पर ये रटना ही नहीं है। चांद वांद का आपको याद करना ही नहीं है, चांद वांद का आपको याद करना ही नहीं है। ठीक है, राउंड फिगर में जो बच्चा बोल रहा है वो बच्चा सही है, पर रटना ही नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड से छापिएगा तो शायद नहीं भी समझ में आया, इसलिए अपने से लिखिए, समझ में आएगा। व्हाट आई हैव आई डन, बोलो जो पहला वाला आंसर लाए थे डिवाइडेड बाय दूसरा वाला आंसर किए तो जी तो कटेगा ही ना। पहला आंसर और दूसरा आंसर लाए थे तो जी कटेगा ही, और ये 1/6 आता है। सर रटना है, हाँ रट लो। हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ आपको वही मेमोराइज करना है जो हमको मेमोराइज है। हमको कौन कौन से याद है? 6400 किलोमीटर याद है, बस ये काम का चीज है कि याद रखो, बाकी कुछ नहीं रटना है। बाकी आंसर याद कर लो। उस समय भी हम क्या बोले, 9.8 होता है, याद कर लो। यहाँ पे 1/6 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आव्या बताइए, स्मॉल जी ऑफ अर्थ इज हाउ मच ऑफ मून? उल्टा बोल दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले और 6 को नीचे भेज दो। 1/6 ऑफ पृथ्वी का जी है मून का जी, मतलब मून तुम्हें कम ताकत से अट्रैक्ट करता है। पृथ्वी किस ताकत से कर रहा था? 9.8 से, और मून 9.8 के 9.8 का 1/6। ठीक, आपको क्या नहीं याद करना है फिर से सुनिए, या क्या याद करना है आपको? बस 6400 याद करना है। बाकी ये सब फिगर्स डालना ही नहीं है एग्जाम में। ये जो हम डाल के दिखाए ना, डालना ही नहीं है, बस तुमको ये लिखना है। जी में जी और एम 6 × 10 का पावर 24 लिखे ना, तुमको बस एम अर्थ लिखना है।
वहां जो हम 6 × 10 का पावर 24 लिख रहे हैं, तुमको बस क्या लिखना है, यहां जो हम 6400 लिख रहे हैं ना, वहां तुमको रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है। आगे यहां 7.235 इंटू लिख रहे हैं ना, बस तुमको एम ऑफ मून लिखना है। तुमको रटना नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे अंधा जैसा पढ़ाएंगे तो तुमको तो कुछ बुझाएगा नहीं, हो क्या रहा है यार। तो तुमको हम दिखाए कि देखो बाबू, ये कटेगा ना तो 6/1 आएगा, कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को नीचे ले आओ, इसको उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। तो जी ऑफ मून इज हाउ मच, 1/6 द जी ऑफ अर्थ। अब मैं कुछ बोलूंगा उसको बॉक्स में लिखिएगा। पहले यहां तक पहुंच जाइए, पहले यहां तक पहुंच जाइए। कोई इसका आंसर बताओ, ये क्या पूछा हमसे अभी। आप भी इसका आंसर बताइए, मक्कड़ के क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछो मक्कड़। मास खटा के जोर से पूछो। वो निकालने पे उतना ही आएगा, वो उसको रट लो बस, निकालने का जरूरत नहीं। अभी हमने क्या बोला कि कोई वैल्यू तुमको पुट नहीं करना है परीक्षा में। पुट करोगे तो कट के 6/1 ही आता है। बस एम अर्थ लिख देना जहाँ पे सर पुट किया, और आर स्क्वायर अर्थ लिख देना बस। कट के 6/1 ही आएगा। तो क्या होगा? देखो बाबू, उसको काटोगे ना, सुने, काटोगे ना तो 6/1 ही आएगा। काट के दिखाएं, बोलिएगा तो कैंसिल आउट करके भी दिखा सकते हैं हम। नहीं सर, एक मिनट। नहीं करेगा। हेलो, हाँ अंकल, अरे ये ट्रेड सेंटर का खाता कौन से बैंक में है? IFC कोड कुछ चेंज हुआ है शायद। नहीं, ट्रेड सेंटर ओनर एसोसिएशन। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या बोले, सुने, ये काटोगे ना बाबू तो काट के 6/1 ही आएगा। क्लियर हो गया? काटोगे तो काट के 6/1 ही आएगा। परीक्षा में क्या करना है फिर से सुनो, क्योंकि हम जो बात समझाते हैं वही डाउट में पूछ रहा है ये लड़का। तुमको यहाँ 6 × 10 का पावर 24 नहीं लिखना, तुमको बस क्या लिखना है, एम अर्थ। तुमको 6400 नहीं लिखना, क्या लिखना है, आर अर्थ। तुमको यहाँ 7.3 नहीं लिखना है, एम मून, और आर मून लिखना है, और चुपचाप 6/1 लिख देना है। काटोगे तो 6/1 ही आएगा। 9th क्लास में इतना हाई लेवल नहीं पढ़ाया जाता है कि काट वाट के एग्जैक्ट दिखाया जाए। पता है अभी अमृत ने क्या टोका हमको कि सर गूगल में 6400 नहीं है, 63 समथिंग है, जो भी है। हम बोले कहा अरे बाबू छोड़ो, राउंड फिगर में 6400 उसको बोल के पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही इसको भी राउंड फिगर में कुछ होता होगा, लेकिन हमने कभी आज तक यूज ही नहीं किया। आज तक हमने यूज नहीं किया। राउंड फिगर में 1700 पढ़ाता होगा, ठीक। तो वैसे ही ई जरूरी नहीं है 6/1 आता होगा। तुम हायर क्लासेस में जाओगे पता चलेगा 5.59 ही आ रहा था, 5.59 ही, पर उसको 6 बोल के पढ़ा दिया गया है। क्लियर हो गया? ये काटोगे तो हायर क्लासेस में पता चलेगा 6/9 नहीं आता है, 1 नहीं आता है, 5.59 आ रहा है, 5.85 आ रहा है, ठीक। फाइनल समरी क्या निकला सुनिए। पृथ्वी कोई वस्तु को कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचता है? 9.8 से। मून पे भी खिंचाएगा तो जरूर, लेकिन 1/6 ऑफ 9.8,
1/6 ऑफ, अब हम तुमको 1/6 ऑफ 9.8 करके दिखाएं कि छोड़िए ना, 1/6 ऑफ 10 करके दिखा दीजिए ना, 10 करके दिखा दीजिए, 9.8 को 10 करके दिखाइए। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मतलब 1.6 ही है जी मून का। अर्थ का जी कितना है? 9.8। मून का जी 1.6। आज तक हम नहीं रटे कभी 1.6, हम सिर्फ क्या रटे? 1/6 दैट ऑफ अर्थ। बस पढ़ाते समय पढ़ा जरूर दे रहे हैं कि 1/6 ऑफ 9.8 का, अरे कि चलिए ना 10 का 1/6 कीजिए। 9.8 मीन्स व्हाट? 10 का 1/6 किए तो 6 1 जा 6, 6 6 36, फिर 40 6.6। कभी ऐसे पढ़ते हो कि नहीं? 1/6 ऑफ अर्थ। चलिए 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ मून? बस 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक, आप कोई पूछेगा व्हाई इट इज 1/6 ऑफ अर्थ, तो उसका रीजन लिखिएगा, द रेडियस एंड द मास ऑफ मून इज लेसर देन द रेडियस एंड मास का ना खेला है कि बड़का जी का भी खेला है? बड़का जी का तो खेला नहीं है, बड़का जी का तो खेला नहीं है, तो क्यों आंसर इसका कम आ रहा है? किस वजह से कम आ रहा है? द मास एंड द रेडियस ऑफ मून इज लेस, सो स्मॉल जी आंसर ऑल्सो कम्स टू बी वेरी लेस, इट इज जस्ट 1/6, इट इज जस्ट 1/6। अब एक क्वेश्चन आता है कि चीनी यहां पे तौलोगे, उसका वेट x है, तो मून पे उस चीनी का वेट कितना होगा? बोलो 1/6 ऑफ x। बोलो वेटवा में भी 1/6 बोल रहे हैं सर आप, वेटवा में भी आप 1/6 बोल रहे हैं सर, जी में ना 1/6 बोलिएगा। जी ऑफ मून इज हाउ मच? 1/6 द जी ऑफ अर्थ। जी ऑफ मून इज हाउ मच? गणित में ऐसा परमिशन है कि कोई भी सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ इंटू कर दो। हम दोनों तरफ क्या इंटू किए? Now tell me what is mg? Weight of the चीनी in moon. Weight of the चीनी in? यहां पे भी हम दोनों तरफ इंटू करेंगे ना। What is mg? Weight of the चीनी in? तो अर्थ पे अगर चीनी x किलो का है, सॉरी x न्यूटन का है, न्यूटन क्यों बोल रहे हैं सर? अरे वेट तो न्यूटन ही ना बोलेंगे, वेट को तो न्यूटन ही ना बोलेंगे, क्योंकि वेट क्या है? और फोर्स को हमेशा न्यूटन में ही पढ़ाया जाता है। तो अगर चीनी का वेट पृथ्वी पे x न्यूटन है, तो मून पे 1/6 ऑफ x है। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है, सर वेट भी 1/6 होगा? हाँ रे पगली, 1/6 होगा। सर आप मास को ना बोले थे 1/6 होता है, सॉरी जी को ना बोले थे 1/6, तो एक्चुअली जी 1/6 है, तो मल्टीप्लाइंग क्या चीज हो गया? मन की आंखों से देखो तो क्या चीज मल्टीप्लाइंग हो गया? मन की आंखों से देखो तो मास मल्टीप्लाई हो गया बोथ साइड। व्हाट इज mg? व्हाट इज mg? तो वेट भी 1/6 है। हम फिर से पूछ रहे कोटेटा आपसे 2 प्रश्न। चीनी अगर पृथ्वी पे वेट है x न्यूटन का वेट, तो चांद पे उसी चीनी का वेट कितना होगा? 1/6 ऑफ x होगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आप पगला गए हैं क्या? वेट को भी 1/6 बोल रहे हैं, छोटका जी ना 1/6 होता है। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटका जी को दोनों साइड m से करेंगे, तो mg तो भैया वेट ही देगा, mg तो वेट ही देगा। चलो मक्कड़, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, तुम्हारा वेट, मास नहीं वेट, यहां पे 40 न्यूटन है, कितना है? 40। तो तुम्हारा वेट चांद पे कितना होगा? 1/6 ऑफ 40। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा पगला ऐसा बात करो जी, वेट भी बोलते हो 1/6, आए छोटका जी ना 1/6 होगा जी, वेट कैसे हो गया 1/6? बोलो मास दोनों तरफ m इंटू हो गया ना सर, बोलो। तो mg तो वेट है ना कहलाएगा सर? है सर बुरा है, बोलो mg क्या कहलाएगा? तो इसलिए वेट भी 1/6 हो जाता है। एक बार फिर से अमृत हम तुमसे पूछ रहे हैं, वेट भी 1/6 जी, छोटका जी भी 1/6, क्या मजाक है? है अभी दोनों तरफ वेट इंटू हो गया, तो मास ही तो वेट का रूप ले लिया ना, mg इंटू करके वेट हो गया। क्लियर है? बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है इस चैप्टर में कि नहीं सर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लग रहा है, तो ये चैप्टर को घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करना, रिवाइज नहीं थोड़ा अपने आप के साथ बात करना, मतलब यहाँ ऐसा तो वहां वैसा क्यों, ये मास है ऐसा, ये वेट है ऐसा का है, तो अपने को बोलोगे कि अरे पगला मास थोड़ी बदलेगा, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी तो नहीं बदलेगा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी तो बदलेगा क्या?
वेट बदलेगा, और वेट के बदलने में उसका अहम रोल कौन प्ले कर रहा है? उसका मास का रोल है कि उसका जी का रोल है? तुम्हारा टोटल मार्क्स सुने इस बार बढ़ गया, क्लास में फर्स्ट आ गए आप। कैसे आ गए फर्स्ट? बोला अरे सर हिंदी में मार्क्स बढ़वा लिए 10 नंबर। बोलिए। हाँ आपको बोल रहे हैं। आपका सुने टोटल में 10 नंबर बढ़ गया, ऐसे कैसे? बोलो हिंदी में बढ़वा लिए। बोलिए। तो वैसे हम बोल रहे हैं कि आपका वेट में परिवर्तन आ गया, ऐसा कैसे? बोलो मेरा मास नहीं बदला सर, मेरा जी बदला सर। हम थे पृथ्वी पे तो मेरा जी 9.8 था। मेरा जी कि मेरे पे जो जी एक्ट कर रहा था वो? तुम्हारा जी थोड़ी है, तुम्हारा तो एम है बस। जी तुम्हारा है कि जी जो तुम पे एक्ट कर रहा है। और चांद पे गए तो क्या हुआ? मेरा जी 1/6 हो गया कि नहीं? मेरा जी 1/6 नहीं हुआ, हम पे जो जी एक्ट कर रहा है वो 1/6 हो गया। इसलिए फाइनली वेट में डिफरेंसेस आ जाता है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहे कि बाबू लोग सुनो, हंसी मजाक के चक्कर में कॉन्सेप्ट निकल जाता है। पहले गर्ल्स आएंगे, बाकी